हेलो सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे या जो लास्ट क्लास हम लिए थे उसमें था हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में जब पढ़े तो फिर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए कि सर कुछ डीमेट अकाउंट के बारे में बताने के लिए और कुछ बैंक से रिगार्डिंग और कुछ आगे बताने के लिए। तो इसको बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि सर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चलिए आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ और बता देंगे और साथ में डीमेट अकाउंट के बारे में भी बता देंगे। तो चलिए हम आज जो चैप्टर शुरू करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। इसके में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उससे भी पहले समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो जैसे हम लोग या बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होता है वो हमेशा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम लोग जो भी जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, उससे ये समझ नहीं आता है कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक सही बिजनेसमैन वही है जिसको हमेशा ये पता हो कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये जानने के लिए कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपने दुकान को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला, जैसे कि दुकान में माल आया, जैसे सपोज कि ये मेरा दुकान है, दुकान में माल आया तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से रिगार्डिंग रखते हैं। अब दुकान में माल आने के बाद बेचना है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग रखते हैं। उसके बाद जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज़ भी हमारे होते हैं जो कि हम लोग बैलेंस शीट में इसको मेंटेन करते हैं। इसीलिए इसको 3 भागों में बाइफर्केट किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है व्यापारिक खाता। ऐसा कोई भी खाता जो व्यापार में माल लाने से संबंधित जो भी खर्च करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं अब हम ये बताने जा रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिस पार्टी का हम लोग बनाते हैं उसका नाम लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट होता है हमारा वो लिख देते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा होगा, जैसे कि 31 मार्च जो भी ईयर होगा वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख देते हैं। इधर साइड 2 लिखते हैं, इधर साइड बाई लिखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में बस थोड़ा सा केवल ध्यान दे देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो भी खर्चा होता है उसको ऐसे लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं, हम अपने मन से लिखते हैं 5000 है। फिर पूरे साल भर का जो भी मेरा परचेज होगा उसको एक बार में लिख देते हैं टू परचेज। मान लेते हैं कि हम 5 लाख का परचेज किए। अब हम माल खरीदते हैं तो कुछ वापस भी करते हैं। हो सकता है कि मेरे को जो नमूना के रूप में दिखलाया था वो जो दिखलाया था वो ऐसा माल नहीं दिया तो पसंद नहीं आता है तो हम उसको वापस कर देते हैं। तो चाहे जिस वजह से भी माल वापस करते हैं तो उसमें से लेस रिटर्न कर देते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख का हम माल वापस कर दिए हैं तो टोटल परचेज मेरा कितना हुआ, 4 लाख का हुआ, वो लिख देंगे। फिर उसके बाद कैरेज, माल लाने में हमारा खर्च होता है, भाड़ा लगता है तो कैरेज लिख देंगे। कैरेज या कैरेज इनवर्ड ये लिख देते हैं। मान लेते हैं कि कैरेज हमारा 10,000 रुपये का खर्च हुआ। फिर उसके बाद वेजेज, माल आया है तो मजदूरा जो है माल उठा कर ले आता है, मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का खर्चा हुआ। सो ऑन, इसी तरह का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग
जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे परचेज लिखे हैं तो सेल्स यहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लिख देंगे। मान लेते हैं कि सपोज कि हम 10 लाख का माल बेचे हैं तो 10 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पर लेस कर देते हैं रिटर्न। जैसे हम लोग माल खरीदते हैं तो पसंद नहीं आया तो वापस किए, उसी तरीके से दुकानदार जो जिसको हम माल बेचते हैं कस्टमर को, हो सकता है उसको पसंद नहीं आया तो वो भी तो हमको माल वापस कर सकता है। तो मान लेते हैं कि हमको 1 लाख का माल ये भी वापस कर दिया। जरूरी नहीं है कि 1 लाख होगा, 50,000, 10,000, 20,000 जो भी होगा उसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर 9 लाख रुपये लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। मेरे पास माल इतना बच जाता है तो आज का जो भी मतलब कि फाइनेंशियल का जो भी माल बच गया वो अब अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाता है, तो अभी मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10,000 का माल बच गया तो यहाँ पर ये लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, मोस्टली नहीं लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि डेबिट साइड बड़ा अमाउंट है कि क्रेडिट साइड बड़ा अमाउंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड वाला अमाउंट बड़ा है तो पहले इसको लिख देंगे 9,10,000। फिर यहाँ पर भी 9,10,000 लिख देंगे। लेकिन इसको पूरा ऐड करने पे तो इतना नहीं आ रहा, तो वही दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब कितना आएगा लिख लेंगे हम लोग। $4,90,000। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, 4,90,000 ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का आया आखिर है क्या। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, मान लीजिए कि सपोज कि हम 12 पीस जो है ये मार्कर पेन खरीद करके लाएं, 12 रुपये में 12 पीस, और लाने में जो है हमारा 12 रुपये भाड़ा लग गया। तो टोटल कॉस्टिंग इसका हम लोग देखेंगे तो हम लोग का कितना पड़ा, 2 रुपया एक मार्कर का पड़ा। अगर इसको हम लोग 3 रुपये में बेचते हैं तब एक मार्कर पर हमको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं, माल लाते हैं, जो भाड़ा हम लोग दिए हैं उसको भूल जाते हैं, सोचते हैं कि चलो 1 रुपये का पड़ा है और 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो ये जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं इसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। और उसी में से जो हमारा मेन खर्च होता है, अब जैसे क्या है कि दुकान में तो लेकर के आए हम, अब उसमें बिजनेस में करते हैं तो जो रेंट पर लिए होंगे तो उसका किराया लगा, प्लस लाइटिंग किए होंगे तो उसका खर्च आया, प्लस अपनी दुकान में स्टाफ रखे होंगे तो उसका खर्च आया। तो सबको जोड़ने के बाद माइनस कर देते हैं तो उसके बाद नेट निकलता है। लेकिन चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है 4,90,000 का। तो ये था बच्चों हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ समस्या होगा तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कीजिएगा, और कुछ क्लियर करने की जरूरत होगी तो हम जरूर क्लियर करेंगे। अब इसके बाद बनता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अब हम आगे बताने जा रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब जो पार्टी का नाम होता है वो लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड जो ईयर होता है वो लिख देते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक साथ बनता है, लेकिन अभी हम आपको अलग अलग बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो फिर उसके बाद एक साथ हम आपको बता देंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक साथ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू जो आया है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारा खर्च होता है उसको माइनस कर देते हैं तब जाकर के हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो वही चीज़, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है तो ट्रेडिंग अकाउंट। फिर लिख देते हैं जैसे कि मान लीजिए कि 4,90,000 था तो ये लिख दिए। अब उसके बाद से जो भी माल बेचने से संबंधित मेरा खर्च होगा उसको सब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे कि टू सैलरी हुआ, किसी स्टाफ को रखे हैं तो सैलरी देते हैं, मान लेते हैं कि 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। फिर उसके बाद किराया रेंट पे लिए हैं तो रेंट हम देते हैं, मान लेते हैं कि सपोज कि हम 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड हुआ, अब एक कैरेज आउटवर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन है कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो इनवर्ड यानी कि माल लाने में जो मेरा खर्च होता है वो इनवर्ड कहलाता है, और माल बेचने में जो खर्च होता है वो मेरा आउटवर्ड कहलाता है। तो इनवर्ड अगर रहेगा तो इसका मतलब माल लाने में खर्च हो रहा है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे,
आउटवर्ड रहेगा, इसका मतलब हुआ कि माल बेचने में हम खर्च कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। मान लेते हैं कि सपोज कि 20,000 रुपया का हमारा भाड़ा लग गया माल बेचने में। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट मान लीजिए करा रहे हैं हम, तो ये भी मेरा खर्च हुआ। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का मेरा खर्च हुआ, तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से मेरा और भी खर्च हो सकता है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस हो गया, या और भी जो मेरा खर्च है, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑडिट फी हो गया, ये सब इसमें लिख देते हैं। मान लीजिए कि सपोज कि 5,000 का मेरा ऑडिट फी खर्च हुआ। इसी तरीके से जितना भी माल बेचने के रिगार्डिंग मेरा खर्च आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरीके से इनकम भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको कमीशन मिला है तो कमीशन लिख देंगे यहाँ पर। कमीशन रिसीव्ड होगा तो इधर साइड लिखेंगे, अगर कमीशन आप पेड किए होंगे तो इधर साइड लिखेंगे, या दोनों तरफ भी हो सकता है। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, मान लेते हैं कि 5,000 हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इधर लिख देंगे। कमीशन पेड किए हैं तो इधर साइड लिख देंगे। मान लेते हैं कि 10,000 रुपया। इसी तरीके से हम लोग सब कुछ लिख देते हैं। फिर लास्ट में हम लोग बैलेंस मिला लेते हैं, तो ये हो गया 4,95,000। हमारा इनकम अधिक हुआ, खर्चा हमारा कम है, तो इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट अमाउंट हम लोग का निकल जाएगा कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ। 3,90,000 पर 3,90,000, तो ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। दोनों का कंबाइंड अगर हम लोग कर देते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बन जाता है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज हो गया, इस लिखने में चेंज हो गया। क्या लिखे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि दोनों का कंबाइंड बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, इसलिए इसका लिखे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ, जो पार्टी का नाम होगा वो लिख देंगे, और फिर फॉर द ईयर एंडेड जो डेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या बनाएंगे, चूंकि नाम पहले ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग जितना भी खर्च या प्रॉफिट आया होगा वो उसको लिख देते हैं, ताकि हम लोगों का इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक मेरा है 1,00,000 रुपए। फिर परचेज है 20,00,000 रुपए, उसमें से लेस रिटर्न कर देंगे। मान लेते हैं कि 2,00,000 का माल हम वापस कर दिए, तो हो गया 18,00,000 रुपए, 18 lakhs। फिर कैरेज हुआ, कैरेज या कैरेज इनवर्ड दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का कैरेज इनवर्ड लग गया मेरा। फिर वेजेज लग गया 30,000 का। फिर यहाँ पर सेल्स लिख देते हैं, सेल्स मान लेते हैं मेरा 30,00,000 रुपये है, लेस कर देंगे रिटर्न। अगर रिटर्न होगा तो लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, और कभी कभी लिख देता है रिटर्न इनवर्ड, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न इनवर्ड क्या है, परचेज का है कि सेल का है। तो रिटर्न इनवर्ड, इन आ रहा है यानी कि आप माल बेचे होंगे तो इन आएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया परचेज रिटर्न, क्योंकि आउट हो रहा है, मेरे पास से जा रहा है। तो रिटर्न हमारा मान लीजिए कि 3,00,000 का माल वापस हो गया, 27,00,000 रुपया हो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मान लीजिए कि 20,000 का हमारे पास माल बच गया। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग निकाल लेंगे कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। तो इनकम अधिक है, क्रेडिट साइड बड़ा है, 27,20,000 रुपये लिख देंगे। यहाँ पर भी 27,20,000 लिख देंगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो
ग्रॉस प्रॉफिट और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 0 0 0 7,40,000 ये हो गया हम लोगों का। फिर यहाँ पर लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। और यही जो आया है ग्रॉस प्रॉफिट 7,40,000। अब इसमें से जितना भी खर्च वगैरह होगा वो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टू सैलरी हो गया, मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपया सैलरी दिए हैं हम सभी स्टाफ को मिलाकर। फिर रेंट है हमारा, रेंट मान लेते हैं कि हम 20,000 रुपये दिए हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस दिए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए हैं, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया, तो वो लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद कमीशन है, कमीशन पेड किए हैं, मान लीजिए कि 50,000 रुपया, तो वो लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये खर्च किए इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो लिख देंगे। सो ऑन इसी तरीके से जो भी खर्चा होगा हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग मिलाएंगे। अगर इनकम हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे इधर साइड, 7,40,000 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी 7,40,000 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट जो भी होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। ₹5,50,000 रुपया। तो इस तरीके से हम लोगों का ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो बिल्कुल हमसे पूछेंगे, हम और आगे आपको बता देंगे। अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट अब इसका कैसे बनाएंगे या बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए थे और बैलेंस शीट बनाए थे उसमें कुछ अंतर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर हम लोग उसमें लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, जो पार्टी का नाम होगा वो। फिर उसके बाद लिखते थे यहाँ पे फॉर द ईयर इंडेड, इसमें लिखते हैं एज एट या एज ऑन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एज एट भी लिख सकते हैं या एज ऑन भी लिख सकते हैं, जो डेट होगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। चौथा अंतर क्या है कि इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखते थे, इसमें लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिखते हैं। पांचवा अंतर है इसमें टू और बाई लिखते थे, इसमें टू और बाई नहीं लिखा जाता है। छठा अंतर है उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते थे, इसमें अकाउंट नहीं लिखा जाता है क्योंकि यह एक स्टेटमेंट होता है। तो ये सब अंतर है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या होता है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख देते हैं। जो भी कैपिटल अमाउंट दिया होगा, मान के चलते हैं कि अपने मन से कुछ भी मान लीजिए कि अमाउंट लिखा हुआ है कैपिटल, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा उसमें ऐड कर देते हैं। अगर नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ा देता है, तो उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है वो लिख देते हैं। फिर अगर उसमें पर्सनल अमाउंट पर्सनल के लिए निकाले हैं यानी कि ड्राइंग किए हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अगर फिर इनकम टैक्स पेड किए हैं तो लेस कर देते हैं इनकम टैक्स, घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा रियल अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद बिल्स पेबल होगा, मतलब जो भी लायबिलिटी होगा वो लिखते हैं। फिर क्रेडिटर्स होगा वो लिख देंगे। बैंक लोन होगा वो लिख देंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर कैश इन हैंड, एसेट साइड में जो भी होगा कैश इन हैंड वो लिख देंगे। कैश एट बैंक होगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद सन्ड्री डेबिटर्स होगा वो लिख देंगे।
फिर बिल्स रिसीवेबल होगा वो लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग होगा वो लिख देंगे, फिर उसी तरीके से फिक्सर एंड फिटिंग होगा वो लिख देंगे, मशीनरी होगा वो लिख देंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखेंगे। यहाँ पर दो जगह क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये मेरा एसेट्स बन जाता है। बस फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों साइड का जोड़ अगर इक्वल आ जाएगा तो समझ लेंगे कि हम लोग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना हुआ सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ हमारा गड़बड़ है। तो इस तरीके से हम लोग का ये बैलेंस शीट बन जाता है। बैलेंस शीट क्या कहा जाता है कि यह बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि बिजनेस हमारा कैसे स्थिति में है। जिस तरीके से क्या होता है, जब हमारा दिन बढ़िया नहीं चल रहा होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, अपना जन्मपत्री दिखाते हैं कि भैया हमारा देख के बताइए कि कैसा क्या है ना, क्या क्यों गड़बड़ चल रहा है। उसी तरीके से बिजनेसमैन के बैलेंस शीट को देख करके पता लगाया जा सकता है कि उसका बिजनेस का स्थिति क्या है ना, आगे कितने साल तक अच्छे से चल पाएगा, है ना, बिजनेस डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आखिर क्या है इसमें कि इसको पता लगाया जा सकता है, चलिए अब इसको भी बता देते हैं हम। बिजनेस में दो तरह का लायबिलिटी होता है, एक होता है इनसाइड लायबिलिटी होता है और एक होता है आउटसाइड लायबिलिटी होता है। इनसाइड लायबिलिटी का मतलब हुआ कि बिजनेसमैन द्वारा जो लायबिलिटी अपने पास से यानी कि लाया जाता है उसको इनसाइड लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल हो गया, वाइफ से लोन ले लिए हैं, है ना, पैसा उससे मांग लिए कि भाई दे दो हमको, बिजनेस में लगाना है, तुमको बाद में वापस कर देंगे, तो वो सब हमारा इनसाइड लायबिलिटी कहलाता है। और बिजनेस से बाहर के व्यक्ति से जो भी हम लोग लेते हैं उसको आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं। तो अगर हमारा आउटसाइड लायबिलिटी का अमाउंट मान लेते हैं कि इस तीनों को जोड़ने पर आया 3 लाख रुपया, और इसके अमाउंट से अगर देखते हैं इसको जोड़ने पर आया मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया एसेट्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम बहुत ही अच्छे स्थिति में हैं। अगर हमारा आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख रुपया है और हमारा एसेट्स जो है अगर 1 लाख रुपए का है, इसका मतलब कि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, हम बहुत ख़राब स्थिति में हैं। क्योंकि कभी भी लायबिलिटी हमारा जो भी मांगा, मान लीजिए क्रेडिटर्स हमारा पैसे मांग लिया, बिल्स पेबल का पेमेंट करना होगा, बैंक लोन का एक बार में पेमेंट करना होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 ही लाख रुपया है और कर्ज है हमारे पास 3 लाख रुपये का। तो इसका मतलब हुआ कि हम बहुत बुरे स्थिति में हैं, कभी भी मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसको देख करके पता लगाया जा सकता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कीजिएगा, इसको हम आगे